ना पड़े। दोस्तों, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में बसा है गांव और इस गांव का नाम है थिरुचिंथुराई। अब इस थिरुचिंथुराई विलेज में रहते हैं राजा गोपाल जी, जो सालों से अपने खेत पे फार्मिंग करते आ रहे हैं। अब थिरुचिंथुराई में एक 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर भी है। तो भाई साल 2022 में कुछ रीजंस की वजह से राजा गोपाल जी ने अपनी 2 एकड़ जमीन बेचने का फैसला लिया। लेकिन जिस इंसान को वो जमीन बेचने वाले थे उसने राजा गोपाल जी को तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से एनओसी लाने के लिए कहा। तो राजा गोपाल जी भाई कंफ्यूज हो गए कि भाई जमीन मेरी, एनओसी वक्फ बोर्ड से। अब इसी कंफ्यूजन में जब वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे तब उन्हें बताया गया कि भाई उनका खेती नहीं बल्कि पूरे थिरुचिंथुराई विलेज की जमीन तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के नाम पर है। ये बात जब राजा गोपाल जी और सभी गांव वालों को पता चली तो सभी उसी तरह शॉक्ड रह गए जिस तरह अभी आप हो गए। आप सोचिए, कल को सुबह उठ के आपको पता चले कि सारी जिंदगी की मेहनत से बनाया हुआ आपका घर वो वक्फ का है। तो दोस्तों, कंट्री का तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे ना गवर्नमेंट हाथ लगा सकती थी और ना ही देश का कोई कोर्ट रोक सकता था। यह ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी जमीन पर नजर डालकर कह देती थी कि यह जमीन वक्फ की है तो देश का एक आम नागरिक कुछ नहीं कर पाता था। जमीन छीन ली जाती थी और आप बस देखते रह जाओगे। अब अक्सर हम वक्फ बोर्ड के बारे में कई तरह की बातें सुनते हैं, खासकर सोशल मीडिया पर, जहां वो किसी भी व्यक्ति की जमीन को अल्लाह के नाम पर कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे किसी भी गवर्नमेंट या लीगल ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कोई जवाबदेही नहीं देनी पड़ती। लेकिन अब दोस्तों, वक्फ बिल जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है, उससे 1995 के वक्फ एक्ट में कई अहम बदलाव हुए हैं और इस कानून का नाम भी दोस्तों यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी उम्मीद रख दिया गया है। अब देश में इससे काफी हंगामा हो रहा है, लेकिन आखिरकार ये वक्फ बोर्ड एग्जैक्टली है क्या? एक कॉन्सेप्ट भी है प्लेस होल्डर एक्टिविज्म का, यानी वक्फ को अगर हमने जमीन डोनेट कर भी दी है तो वक्फ उस जमीन में से 10 रुपए कमा रहा है। अब अगर 10 रुपए में से 9 रुपए अपने पास रख के वो 1 रुपए लोगों की भलाई के लिए दे भी रहा है तो क्या ये जस्टिस है? अब अल्लाह तो आखिरत के दिन ये सब हिसाब मांगेगा। क्या ये बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना हक जमा सकता था? आखिर इस बोर्ड को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है और इस नए एक्ट के थ्रू आखिर क्या चेंजेस किए गए हैं जिनसे सरकार का मानना है कि सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा? तो चलिए आज अपने रिलीजन और पैशन को साइड में रखकर इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे अपने आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हमें वक्फ के ओरिजिन के बारे में समझना है। देखिए, वक्फ एक अरेबिक वर्ड है जो वकूफा शब्द से डिराइव किया गया है। अब वकूफा का मतलब होता है टू लिंक और टू टाई अप, यानी कि जोड़ना, यानी कि किसी चीज के साथ आप किसी चीज को जोड़ दीजिए। अब इससे बना है वक्फ। वक्फ यानी ऐसी संपत्ति जो पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अब इस्लाम धर्म में ये डोनेशन का ही एक तरीका है। अब इस्लामिक नजरिए से देखें तो वक्फ वो प्रॉपर्टी है जो अल्लाह के नाम पर लोगों के फायदे के लिए दान की जाती है, मतलब एक तरह की चैरिटी। अब आप ऐसे समझो, मान लीजिए कोई इंसान जो चाहता है कि उसने अपने जीवन में जो कुछ प्रॉपर्टी इकट्ठा की है उसका इस्तेमाल वो प्राइवेट प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि चैरिटेबल कामों के लिए या रिलीजियस पर्पस के लिए किया जाए करना चाहता है, तो वो इस्लामिक लॉ के तहत अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है तो वो प्रॉपर्टी परमानेंटली अल्लाह को डेडिकेट हो जाती है। अब प्रॉपर्टी की ओनरशिप गॉड को ट्रांसफर कर दी जाती है और जो वाकिफ होता है, यानी जिस बंदे ने वक्फ किया है, उसकी ओनरशिप या उसकी फैमिली या फ्यूचर जनरेशंस की ओनरशिप भी उस प्रॉपर्टी से कई हद तक खत्म हो जाती है। अब इस जमीन का फिर इस्तेमाल हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, कब्रिस्तान या राहगीरों के लिए सराय बनाने के लिए किया जाता है ताकि यह जमीन आम बाशिंदों के काम आ सके। अब दोस्तों, सवाल यह आता है कि भाई इसका मुस्लिम से कनेक्शन क्या है? तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद पैगंबर ने 600 खजूरों के पेड़ों से आने वाली इनकम को मदीना को डोनेट किया था, जहां पर गरीब लोगों को खाना खिलाया जाता था। दोस्तों, प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, उनके जमाने में ये जो दान का कॉन्सेप्ट मिलता है उसे अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री के मशहूर वाक्य के मुताबिक समझें तो हजरत उमर, जो बाद में इस्लाम के दूसरे खलीफा बने, जब वो खैबर की लड़ाई में थे तो उन्हें एक जमीन का टुकड़ा मिला। उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा कि भाई इस जमीन का क्या करना चाहिए? अब प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि इस जमीन को वक्फ कर दो और जो फायदा हो इससे उससे लोगों की मदद की जाए। तो इस तरह से आया वक्फ का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अब इसकी चर्चा अगर आगे बढ़ाएं तो आपको एक चीज जाननी होगी कि वक्फ करने के बाद उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ कंडीशनैलिटीज भी लागू हो जाती हैं। जैसे वक्फ प्रॉपर्टी को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही फिर पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में आगे दिया जा सकता है। अगर आपने एक बार वक्फ प्रॉपर्टी दी तो वो आप वापस नहीं ले सकते। कोई ये नहीं क्लेम कर सकता कि ये हमारे पूर्वजों की जमीन है और हमें ये वापस की जाए। और ना ही दोस्तों वक्फ प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है, लेकिन कई मामलों में इससे किराए या लीज पर जरूर दिया जा सकता है।
अब इसी वजह से आपने एक डिबेट भी सुना होगा पार्लियामेंट में उठता हुआ कि भाई वक्फ ने अपनी जो जमीन है वो आईटीसी होटल को 50,000 रुपए रेंट में दी और वहां पे पोर्क भी खिलाया जाता है। लेकिन खैर ये तो हुई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। लेकिन इसी के बीच दोस्तों एक मेजर सवाल ये है कि वक्फ में प्रॉपर्टी देने के लिए प्रोसेस क्या है। तो देखिए, किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ में शामिल करने के लिए उसका एक अग्रीमेंट तैयार होता है जिसको दोस्तों वक्फनामा कहते हैं। फिर वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी का सर्वे करता है और सरकारी रिकॉर्ड्स में उसे रजिस्टर करता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई ये वक्फ बोर्ड क्या है। तो दोस्तों सिंपल भाषा में समझें तो वक्फ बोर्ड का काम है वक्फ प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड रखना, वक्फ से आने वाली इनकम का हिसाब रखना और देखना कि भाई कितनी इनकम और प्रॉपर्टी का सही तरीके से यूज हो रहा है। अब इसके लिए वो एक मैनेजर भी रखते हैं जिसको मुतव्वली कहा जाता है। अब दूसरा सवाल है कि आपकी और मेरी प्रॉपर्टी तो भारत में कानून के तहत रेगुलेट की जाती है, लेकिन भाई क्या वक्फ की कोई भारत में लीगल रिकॉग्निशन है? तो दोस्तों जवाब है हां। आजादी के बाद पहली बार 1954 में वक्फ एक्ट पास किया गया था, लेकिन 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने एक नया वक्फ एक्ट बनाया। अब इस एक्ट का मकसद था कि वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड को ज्यादा पावर दी जाए। अब तीसरा सवाल कि आखिर देश में तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड कितना अमीर है दोस्तों? तो इंडियन गवर्नमेंट ने वक्फ प्रॉपर्टीज को डिजिटलाइज करने के लिए वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया यानी कि वामसी प्रोजेक्ट शुरू किया था। अब दोस्तों अगर हम उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स जो कि सरकार द्वारा ऑनलाइन जन तक करी गई हैं उन्हें देखें तो भारत के 32 वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं और लगभग 16,500 मूवेबल प्रॉपर्टीज। अब इमूवेबल प्रॉपर्टीज का मतलब है घर, जमीन या ऑफिस और मूवेबल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है दोस्तों पैसे, शेयर्स या अनाज। लेकिन इनकी असल संख्या शायद और भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि कई प्रॉपर्टीज दोस्तों अब तक इस लिस्ट में रजिस्टर्ड नहीं की गई है। अब दोस्तों देखने में तो ये कॉन्सेप्ट एक लोक भलाई का बेहतरीन जरिया लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम करप्ट हो गया दोस्तों। उसे समझने के लिए पहले हम जानते हैं कि भारत में वक्फ बोर्ड का इतिहास क्या है। तो दोस्तों हिस्ट्री ऑफ वक्फ बोर्ड एंड इट्स अमेंडमेंट्स। हिस्ट्री की अगर बात करें तो इब्ने बतूता ने अपने जर्नल में इसके बारे में मेंशन किया था दोस्तों। अब उनकी माने तो सीरिया के दिमाग में 1327 एडी में एक वक्फ हुआ करता था जिसका पर्पस था कि अगर शहर के होटल में वेटर से महंगी पोर्सिलीन की डिशेज टूट जाती हैं तो वेटर्स की तनख्वाह से नहीं बल्कि वक्फ प्रॉपर्टी से जो पैसा आ रहा है उससे उसकी भरपाई की जाएगी। तो दोस्तों अभी भारत में जब अरबी लोग आए तो उनके साथ ही भारत में वक्फ का कॉन्सेप्ट भी आया। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद पूरे देश में मौजूद वक्फ प्रॉपर्टीज मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाने का डिसीजन लिया गया, जिसके बाद साल 1954 में पार्लियामेंट में नेहरू गवर्नमेंट के कार्यकाल में वक्फ एक्ट पास किया गया था। बाद में इसके एक साल बाद यानी 1955 में इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए जिसके तहत दोस्तों स्टेट लेवल पर हर स्टेट में वक्फ बोर्ड बनाए गए। एक्सपर्ट मानते हैं कि वक्फ एक्ट अमेंडमेंट 1995 के थ्रू नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर्स दे दी थी। जैसे इस अमेंडमेंट के सेक्शन 3 के मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड को ऐसा लगता है कि कोई प्रॉपर्टी उनकी है तो वो उसे क्लेम कर सकता है। अगर आपको इसके खिलाफ जाना भी है तो आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाना होगा। अब इस अमेंडमेंट के सेक्शन 85 के मुताबिक अगर आप वक्फ ट्रिब्यूनल को यह बताने में सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि वो आपकी जमीन है तो वक्फ आपको जमीन खाली करने के आदेश तक दे सकता है और इसके बाद आप ना तो हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब वक्फ ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता है वही फाइनल है। अब इस अमेंडमेंट के सेक्शन नंबर 40 के मुताबिक एक बार वक्फ बोर्ड ने आपकी प्रॉपर्टी पर क्लेम किया तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप यह प्रूफ करो कि वो जमीन आपकी है। वक्फ को कोई प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, वो सिर्फ कब्जा लेगा, यानी जमीन आपकी और आपको ही यह साबित करना पड़े कि भाई वो जमीन मेरी है। बाद में दोस्तों साल 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड में फिर से अमेंडमेंट किए जिसके तहत साल 1995 के वक्फ एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए जिससे वक्फ बोर्ड की पावर्स और ज्यादा बढ़ा दी गई और वक्फ बोर्ड अनलिमिटेड पावर्स के साथ चलाया जाने लगा जिसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था। लेकिन यहां पे खास बात यह है कि वक्फ बोर्ड के कानून कुछ दरगाह पर लागू नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए अजमेर शरीफ दरगाह, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट बनाया गया है और साथ ही शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग अलग बनाए गए हैं। इसके बाद अगर हम वक्फ प्रॉपर्टीज के स्टेटस और इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दोस्तों वक्फ बोर्ड इंडिया का 3rd बिगेस्ट लैंड ओनर बनकर बैठा है जिसके पास इस समय लगभग 8 लाख एकड़ लैंड का कंट्रोल है। इसमें से 3,56,031 वक्फ एस्टेट्स हैं, 8,72,293 इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं और 16,173 मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से दोस्तों इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवेज के बाद वक्फ बोर्ड इंडिया का 3rd बिगेस्ट लैंड लॉर्ड है।
अब वक्फ बोर्ड के वियर्ड क्लेम्स की वजह से उनके वामसी पोर्टल पर 58,000 कंप्लेंट, इंडिया के अलग अलग स्टेट के वक्फ बोर्ड्स में 12,700 पेंडिंग केसेस, वक्फ ट्रिब्यूनल में 18,400 केसेस और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 165 केसेस पेंडिंग है दोस्तों, जिसमें राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ टेम्पल, ज्ञान व्यापी जैसे बड़े केसेस भी शामिल हैं। वक्फ बोर्ड के इन इलीगल क्लेम्स और लैंड ग्रैबिंग की वजह से धीरे धीरे इंडिया की डेमोग्राफी भी बदल रही है। जहां साल 2009 तक वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ में फैली हुई 3 लाख प्रॉपर्टीज थी, वो अब 2024-25 आते आते 15 साल में लगभग डबल हो गई हैं। वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा 27% प्रॉपर्टी सिर्फ यूपी में है। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों वेस्ट बंगाल और पंजाब का, जहां 9% है। अब बाकी तमिलनाडु में 8%, तेलंगाना में 5%, गुजरात में 5%, कर्नाटका में 7%, केरला में 6% प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड की हैं। और इस मैप को देखकर दोस्तों आप इन सब प्रॉपर्टीज का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब ये सब समझने के बाद दोस्तों देखते हैं कि वक्फ आखिरकार अपनी प्रॉपर्टीज का या अपनी पावर्स का मिसयूज कैसे कर रहा है, क्योंकि बनाया तो इसे एक अच्छे कार्य के लिए गया था। दोस्तों कई सालों से वक्फ बोर्ड पर वक्फ प्रॉपर्टीज के मिसयूज और करप्शन के एलिगेशंस लगाए गए हैं, जिसमें कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड मेंबर्स, लैंड माफिया और कई बड़े ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस का भी हाथ है। दोस्तों प्रेजेंट बिल जो पास हो चुका है, जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसको इंट्रोड्यूस करते वक्त किरण रिजिजू ने अनवर मणिपड़ी कमेटी की रिपोर्ट का मेंशन किया था। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने 29,000 एकड़ वक्फ लैंड को इलीगली कमर्शियल पर्पस यूज के लिए दे दिया है। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका वक्फ बोर्ड के पास 54,000 एकड़ जमीन है, जिसमें से 27,000 एकड़ जमीन अनरजिस्टर्ड है। यही नहीं दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लगभग 29,000 एकड़ लैंड को पॉलिटिशियंस ने भी हथिया लिया है। अब इतना ही नहीं दोस्तों, किरण रिजिजू ने यह भी बताया कि पिछले 1 साल में सरकार के पास इलीगल ट्रांसफर और वक्फ एनक्रोचमेंट को लेकर 194 कंप्लेंट्स आई हैं। 93 ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिसमें वक्फ ऑफिशियल्स की कंप्लेंट की गई है। अब ऐसे ही साल 2006 में भी माइनॉरिटी कमीशन ने असम वक्फ बोर्ड पर यह एलिगेशंस लगाए थे कि वक्फ बोर्ड इलीगली 15,800 बीघा जमीन का मिसयूज कर रहा है, और इसके पीछे कई सीनियर पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स की इन्वॉल्वमेंट भी बताई गई थी। अब वक्फ की कई प्रॉपर्टीज जो कि प्राइम लोकेशन पर हैं, उनको भी फैंसी बाजार बनाकर बिजनेसमैन को देकर उनका मिसयूज करा जा रहा है। साल 2017 में इंडिया टुडे ने एक अंडरकवर ऑपरेशन करके मेरठ की वक्फ प्रॉपर्टी 3068 के केयरटेकर कमर अहमद वाहन को एक्सपोज करा था, जिसमें वो मस्जिद और मजार के नाम पर ली गई 608 यार्ड जमीन को 1.3 करोड़ में अंडरकवर रिपोर्टर को बेचने के लिए रेडी हो गया था। और वक्फ प्रॉपर्टी 3068 के डॉक्यूमेंट्स को डिस्पोज्ड दिखा के वो ये काफी इजीली कर सकता था। उसने इस पूरी डील के पैसे भी ब्लैक में यानी पूरा कैश विदाउट एनी रिकॉर्ड मांगे थे। दोस्तों इससे अब आप वक्फ प्रॉपर्टी के मिसयूज का अंदाजा लगा सकते हैं। अभी इन्हीं मिसयूज के आपको कुछ और कंट्रोवर्शियल और इंटरेस्टिंग किस्से सुनाता हूं। दोस्तों सबसे फेमस किस्सा है तमिलनाडु के वेपूर में रहने वाले कुछ हिंदू फार्मर्स का, जिनकी 57 एकड़ जमीन रातों रात वक्फ बोर्ड के नाम हो जाती है और वहां के डीएम के मिनिस्टर, पुलिस और रेवेन्यू ऑफिशियल्स के साथ जबरदस्ती उस जमीन का कंट्रोल लेने भी आ जाते हैं, जो हमें वक्फ ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस की सांठ-गांठ को दिखाता है। फार्मर्स का कहना है कि साल 1900 में इस प्रॉपर्टी का मालिक एक वहाब हुआ करता था। उसके मरने के बाद यह जमीन उसकी 4 वाइफ्स को चली गई, लेकिन वहाब ने हिंदुओं से जो लोन उधार लिया था वो लोन रीपे नहीं कर पाया, जिसके बाद यह जमीन उसकी वाइफ्स ने हिंदू फार्मर्स को दे दी थी और पिछले 50 सालों से वो हिंदू फार्मर्स इस जमीन पर खेती कर रहे थे। लेकिन अब एक ही रात में दोस्तों वक्फ के कारण ये उनकी जमीन जो थी वो वक्फ की हो जाती है। अब ऐसे ही दोस्तों दिल्ली की रानी का यह कहना है कि उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड अयोध्या में मस्जिद बना रहा है। दरअसल राम जन्मभूमि विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन एलोकेट की थी, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रानी जी की 28.35 एकड़ लैंड पर ही इंक्रोचमेंट करके मस्जिद बनानी शुरू कर दी। यही नहीं दोस्तों, इन्होंने आरएसएस तक को नहीं छोड़ा। दोस्तों साल 2021 में भोपाल में राजदेव जन सेवा न्यास की 37,000 स्क्वायर फीट जमीन को वक्फ बोर्ड ने ग्रेवयार्ड बताकर उसे भी वक्फ की जमीन घोषित कर दिया। अब इसका केस भी अभी कोर्ट में चल रहा है। साल 2022 में टाइम्स नाउ की इन्वेस्टिगेशन टीम ने एलेज किया था कि साल 1985 में मुस्लिमों को अपीस करने के लिए जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने 500 करोड़ की पब्लिक प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को गिफ्ट कर दी थी। इसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको दिल्ली की बात बताऊं तो दिल्ली में तो अलग ही खेल चल रहा है।
आप सब दिल्ली वालों ने हौस खास डियर पार्क के बारे में तो सुना ही होगा। दरअसल 2022 में बीजेपी एमएलए शैलेंद्र सिंह मोंटी ने आपके एमएलए सोमनाथ भारती पर यह आरोप लगाया था कि वो मुस्लिम अपीजमेंट के लिए दिल्ली के हौस खास डियर पार्क की 200 हेक्टेयर जमीन को मुस्लिम सिमेट्री बना के वक्फ बोर्ड के हवाले करना चाहते थे, और ऐसा करने के लिए सोमनाथ ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी पर प्रेशर भी बनाया था। यही नहीं दोस्तों, 5 मार्च 2014 को यूपीए गवर्नमेंट ने लोकसभा इलेक्शन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से जस्ट पहले दिल्ली के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया था। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड ने गवर्नमेंट बॉडीज और आम नागरिक ही नहीं बल्कि हाईकोर्ट तक को नहीं छोड़ा। साल 1861 में इलाहाबाद हाईकोर्ट बनाए जाने के बाद हाईकोर्ट से लगी गवर्नमेंट जमीन को 99 साल की लीज पर दिया गया था, जो 1988 में खत्म हो गई। अब इसके बाद इस लीज को 30 साल तक और बढ़ा दिया गया, जो कि 2018 में खत्म होनी थी। और इसी बीच जब पूरा हाईकोर्ट बनकर तैयार हुआ तो वो लीज पर दी गई जमीन हाईकोर्ट के प्रेमिसेस में आ गई। लेकिन फिर दोस्तों साल 2000 आते आते कुछ लोगों ने इस लीज पर ली गई जमीन पर एक मस्जिद बना दी, और साल 2017 में जब लीज खत्म हुई तब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस पूरी प्रॉपर्टी को ही वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी। लेकिन थैंकफुली सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनवैलिड करार दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन हाईकोर्ट के पास ही रही। अब इससे आप वक्फ बोर्ड की हिम्मत और पावर दोनों का अंदाजा लगा सकते हैं। कल को उठकर ये लाल किले को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते थे। अब वक्फ बोर्ड ने पूरे इंडिया में अभी तक कई बड़े हिंदू रिलीजियस टेंपल्स और प्लेसेस पर अपना क्लेम भी किया दोस्तों। जैसे कि साल 2022 में वक्फ बोर्ड ने काशी विश्वनाथ टेंपल को वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम कर दिया था। यूपी के शिया वक्फ बोर्ड ने इसी तरह लखनऊ के एक शिवालय को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था। यही नहीं, गुजरात के वक्फ बोर्ड ने भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका और उसके पास लगे 2 आइलैंड्स को वक्फ प्रॉपर्टी कह के क्लेम कर दिया था। लेकिन जब यह केस हाईकोर्ट में आया तब खुद जज साहब का दिमाग घूम गया और उन्होंने इस केस को सुनने से ही मना कर दिया। अब हद तो तब हो गई दोस्तों जब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को भी वक्फ प्रॉपर्टी साबित करने के लिए क्लेम कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करते हुए कहा कि अगर ताजमहल वक्फ की प्रॉपर्टी है तो जनाब शाहजहां जी के सिग्नेचर तो लेके आओ, जिसके चलते हुए फाइनली यह क्लेम खारिज हो पाया। दोस्तों लखनऊ की अगर बात की जाए तो वहां का लक्ष्मण टीला, जिसे रामायण के दौरान लक्ष्मण जी ने बनाया था, वो भी एक डिस्प्यूटेड प्लेस है। वक्फ बोर्ड ने यह क्लेम किया है कि वो लक्ष्मण टीला नहीं बल्कि टीले वाली मस्जिद है, और इसीलिए वहां के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसे भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। अब दोस्तों इन सब मामलों के चलते हुए जब एक धर्म से जुड़ी हुई संस्था दूसरे धर्म के धार्मिक संस्थानों के ऊपर क्लेम करेगी तो समाज में सोशल डिसहार्मनी और दंगे फसाद बढ़ने की सिचुएशन पैदा हो सकती है, जिससे कि देश को जानी और माली नुकसान दोनों झेलना पड़ेगा। अब इसी के चलते हुए दोस्तों सरकार ने फाइनली उम्मीद या आप कहिए कि वक्फ एक्ट को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कर दिया है। तो आइए जानते हैं इन नए चेंजेस के बारे में जो सब डिफॉल्ट्स को करेक्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों 2 अप्रैल 2025 लोकसभा का सीन शोर शराबा, ऑपोजिशन का विरोध और बीच मंच पर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू नए वक्फ बिल को टेबल कर रहे थे। अब यह बिल पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया, जिसमें बीजेपी एमपी जगदंबिका पाल चेयरमैन थे। कमेटी ने 13 फरवरी 2025 को दोस्तों अपनी रिपोर्ट सबमिट की और 6 दिन बाद कैबिनेट ने इसे अप्रूव भी कर दिया था। लेकिन ऑपोजिशन एमपीज का दोस्तों उस वक्त कहना था कि उनके डिसेंट नोट को बिना उनकी मर्जी के रिपोर्ट से हटा दिया गया है। लेकिन चलिए इस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को छोड़ते हुए अब हम इस एक्ट की प्रोविजंस को जानते हैं। देखिए दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा वक्फ बाय यूजर डॉक्ट्रिन का था। पहले अगर एक प्रॉपर्टी जनरेशन आफ्टर जनरेशन कम्युनल यूज में आ रही थी, जैसे कि उससे मस्जिद, कब्रिस्तान या कोई श्राइन बन रहा था, तो उसका वक्फ स्टेटस मान लिया जाता था, चाहे कोई रिटन डॉक्यूमेंट हो या फिर ना हो। पहले वाले बिल ने इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया था। लेकिन अब इस नए एक्ट ने क्लैरिफाई किया है कि लॉ के एनेक्टमेंट से पहले जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज रजिस्टर हो चुकी हैं उनका स्टेटस वही रहेगा, लेकिन नए क्लेम्स पे यह अप्लाई नहीं होगा। दूसरा प्रोविजन जो इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों वो है कि वक्फ बनने के लिए एक आदमी को अभी कम से कम 5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस करना होगा। अभी कई क्रिटिक्स का कहना है कि भाई ये जो रीसेंट कन्वर्ट्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेट करेगा, लेकिन ये दोस्तों जो वक्फ द्वारा एक ही रात में किसी भी प्रॉपर्टी को अपने नाम किया जा रहा था उसके लिए एक करेक्टिव मेजर होगा। एक और बड़ा चेंज है दोस्तों वक्फ इंस्टीट्यूशंस में नॉन मुस्लिम्स की एंट्री का। पहले वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सिर्फ मुस्लिम के लिए ही सीटें रिजर्व होती थी। अब नए बिल के मुताबिक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे। साथ ही अब बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना जरूरी नहीं होगा। ऑपोजिशन का कहना है कि यह कम्युनिटी के रिलीजियस अफेयर्स को कंट्रोल करने की एक कोशिश है, जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ही किया जाएगा। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि जो भी नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं उनका अगर वक्फ के रिलेटेड कोई रिलीजियस मुद्दा आता है तो वो
रिलीजियस मुद्दे के ऊपर अपना कोई भी डिसीजन नहीं देंगे। सो दैट्स अ गुड मेजर। अब वक्फ ट्रिब्यूनल्स के स्ट्रक्चर को भी बदला गया है। पहले वक्फ डिस्प्यूट 2 मेंबर ट्राइब्यूनल हैंडल करते थे, लेकिन नए बिल के मुताबिक अब ये 3 मेंबर ट्राइब्यूनल होगा, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज, एक स्टेट गवर्नमेंट का ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर और एक मुस्लिम लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस के एक्सपर्ट होंगे। अब ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि भाई जो पुराने ट्राइब्यूनल्स चले आ रहे थे उनका क्या? तो दोस्तों पहले के ट्राइब्यूनल्स अपनी पुराने टेन्योर के हिसाब तक ही काम करेंगे, ये वाली प्रोविजन उनके बाद लागू होगी। अगला दोस्तों, गवर्नमेंट की वक्फ प्रॉपर्टी सर्वेस पे भी ज्यादा पावर बढ़ रही है। पहले सर्वेस दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स या इक्विवेलेंट ऑफिसर्स करते थे, लेकिन अब सिर्फ सीनियर ऑफिसर्स यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ऊपर वाले ऑफिसर्स ही सर्वे करेंगे। ये सीनियर ऑफिसर्स फाइनल डिसीजन लेंगे कि एक प्रॉपर्टी वक्फ है या वो गवर्नमेंट की जमीन है। जब तक ऑफिसर की फाइनल रिपोर्ट नहीं आती तब तक किसी प्रॉपर्टी को वक्फ